पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि होयुहाओ एक महीने से डीप मेडिटेशन में चला गया था। अब आगे देखेंगे। सोल पावर की तरंगें बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन वे निश्चित रूप से वहां मौजूद थीं। टांगवुतोंग का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा और अगले ही क्षण वह अजीब सा एहसास गायब हो गया। सोल पावर पर नियंत्रण खो देना बहुत डरावनी बात होती है और कोई भी कल्टिवेटर ऐसा अनुभव नहीं करना चाहता। उसी पल तंगुतोंग को लगा मानो उसके सामने सब कुछ रोशनी से भर गया हो। जब उसने दोबारा अपनी नजरें उठाई तो उसने देखा हुईहाव की चमकती हुई आंखें। वो कैसी आंखें थीं? मानो उनमें अनंत तारों भरा आसमान समाया हो, इतनी गहरी कि उनका अंत दिखाई नहीं देता। उस क्षण तंगुतों की नजरें बस उन्हीं पर टिक गईं। हुईहाव की आंखें किसी रोशनी से नहीं चमक रही थीं, फिर भी उनके और तंगुतों के बीच का पूरा स्थान जगमगा उठा। वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था, मानो किसी अनजाने प्रकाश का स्रोत वहां मौजूद हो। टांगवू तोंग उसकी गहरी आंखों में झांकती रही, जो भंवर जैसी लग रही थी, और उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। उसकी सोल पावर पर से नियंत्रण धीरे धीरे फिसलता जा रहा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसके मन में ड्रैगन रोर्स की गूंज सुनाई दी और वे खुशी से झूमती प्रतीत हो रही थीं। डोंगर होयुहाव ने सामने खड़ी टांगवू तोंग को देखा, जो बस उसे देखे जा रही थी। तभी वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। सीगट्स आइलैंड की हवा बहुत स्वच्छ थी, इसलिए एक महीने की मेडिटेशन के बाद भी उसका शरीर चमक रहा था। टांग वुतोंग आज नीले रंग का गाउन पहने हुए थी, वही रंग जो कभी वांग डोंगर को सबसे प्रिय था। इस पल हो युहाओ के मन में सिर्फ डोंगर की यादें थीं। वह एक महीने से गहरी मेडिटेशन में था। उस मेडिटेशन के दौरान वह अनंत तारों की रोशनी में खोया रहता था, लेकिन तांगुतोंग को देखते ही वह सब गायब हो गया। इस क्षण उसकी नजरों में बस वही थी, उसकी प्यारी, परिचित और सुंदर गॉडेस। उसके चारों ओर का स्थान जैसे बदल गया हो। नंतो होयुहाओ और नहीं तंगुतों को समझ आया कि वे एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। होयुहाओ ने धीरे से अपने हाथ बढ़ाए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे ऐसा लगा मानो उसने पूरे संसार को अपने आगोश में ले लिया हो, मानो वह उन अंत तारों भरे आसमान का मालिक बन गया हो। सब कुछ कितना सुंदर था, सचमुच अद्भुत। टंग वुतोंग अब उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। वह अपनी तंद्रा से बाहर आ चुकी थी, पर उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से उस गर्म और सुकून भरे आलिंगन में घुल चुकी है। डोंगर डोंगर, उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। वह आवाज जैसे किसी सपने से आती हो। वह आवाज इतनी कोमल और भावनाओं से भरी थी कि तंगुतोंग खुद को खोती चली गई। इस बार उसने अपने सोल पावर पर नहीं, बल्कि अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। उसके हाथ अनायास उठे, हिचकिचाते हुए, पर आगे बढ़ते गए, और उसने होयुहाव की चौड़ी कमर को अपने हाथों से थाम लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब बस गर्मी, सुरक्षा और शांति का एहसास बचा था। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए खड़े थे, और कमरे के चारों ओर हल्की चमक फैल गई। होयुहाव धीरे से बुदबुदाया, भले ही ये सपना हो, मैं इसमें हमेशा रहना चाहता हूं। अगर ये सपना है तो मुझे सदा के लिए सोने दो। डोंगर, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत। क्या तुम्हें पता है, मैं बस एक खाली खोल बन गया था। तुम्हारे लौटने से मेरी आत्मा लौट आई है। मैं तुम्हें अनंत तक प्यार करना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी और आत्मा जलाकर भी अगर हमें साथ रहना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। तंग तोंग कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसके भीतर का मोह और भावनाएं एकदम ठहर गईं। वह उसे पुकार रहा था। मैं तो बस उसके सपने की परछाई हूँ, उसकी डोंगर की परछाई। उसके होंठों पर हल्की कड़वाहट उभरी। वह उस गर्म आलिंगन से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे करना पड़ा। उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे किए, चाहे उसका दिल कितना भी तड़प रहा था। माफ करना, मैं वुतोंग हूँ। एक कोमल आवाज ने होयुहाव के कानों में दस्तक दी, और यह आवाज उसके लिए बिजली जैसी थी। वह तुरंत पीछे हट गया, मानो बिजली की तरह पीछे उछल पड़ा। तांगुतोंग अचानक सहारा खो बैठी और हल्का सा लड़खड़ाई, फिर खुद को संभाला। होयुहाव की आंखें, जो पहले उम्मीद और सपनों से भरी थीं, अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। तांगुतोंग ने अपनी नजरें फेर ली, जैसे उसकी आत्मा ही चली गई हो। उसके दिल में जो खालीपन उठा वह असहनीय था, ऐसा दर्द जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। हुओयुहाव का चेहरा फीका पड़ गया। उसने मुश्किल से कहा, सॉरी। तांगुतोंग बोली, मुझे माफ करना चाहिए। मैंने तुम्हें डरा दिया और तुम्हें तुम्हारे सपने से जगा दिया।
मैं वो नहीं हूँ और माफ़ करना कि मैंने तुम्हारा मीठा सपना दुःस्वप्न बना दिया। वह धीरे से सिर झुकाकर मुड़ी और तेजी से चली गई, एक बार भी पीछे मुड़े बिना। वह उसे फिर से देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि अगर उसने देखा, तो उसकी नज़रें फिर से उस पर ठहर जाएंगी और वह खुद को खो देगी। हुओ युहाओ बस खड़ा रह गया, उसे जाते हुए देखता रहा, खाली निगाहों से। उसका दिल चीख रहा था कि उसे रोक ले, लेकिन वह वहीं जड़ हो गया। वह नहीं है। वह तंग वूतोंग है, मेरी डोंगर नहीं। पर फिर भी उसका आलिंगन इतना जाना पहचाना क्यों लगा? अगर वह खुदन कहती तो शायद मैं उसे सच में डोंगर ही समझता। डोंगर, तुम कहाँ हो? उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने अपने हाथ कसकर भींचे और खिड़की के बाहर देखा। उसे तंगूतोंग दिखाई दी, जो दूर भागती जा रही थी। उसके शरीर से पर्पलिश ग्रीन आभा निकल रही थी और कोई अनजान शक्ति उसके दिल को खींच रही थी। वह तब तक उसे देखता रहा जब तक वह क्षितिज के पार गायब नहीं हो गई। इन द टंग सेक्ट, बैम। नानचुक्यू ने जोर से पत्थरों को ठोकर मारी जो उसके रास्ते में पड़े थे। पिछले 1 महीने से वह बहुत परेशान थी। हमने तो तय किया था कि हम मेरे सेक्ट लौटकर उस गुप्त क्षेत्र की खोज करेंगे, पर उसने बिना कुछ कहे बंद द्वार साधना शुरू कर दी, और वो भी इतने सही समय पर। क्या वह मुझसे बचना चाहता है? हम तो भाई बने थे, फिर अब क्यों भाग रहा है? कितना बुरा इंसान है। टैंक सेक्ट में सब पिछले महीने से बहुत व्यस्त थे, कोई प्रशासनिक कार्यों में तो कोई कल्टीवेशन में। नंचूक्यू भी थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अधीर था, इसलिए उसे अधिक काम नहीं दिया गया। बस कल्टीवेशन करने को कहा गया, लेकिन ज्यादा साधना से भी ऊब होने लगी थी। उसे अब यह अकेलापन असहनीय लग रहा था। वह आगे बढ़ ही रही थी कि कोई उसके रास्ते में आ गया। अरे हटो मेरे रास्ते से! नंचुक्यू पहले से गुस्से में थी और तुरंत भड़क उठी। उसने सिर भी नहीं उठाया। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो भविष्य में शादी नहीं कर पाओगी, सामने वाला व्यक्ति बोला, पर हटा नहीं। वो इसका तुमसे क्या लेना देना? नानचू गुस्से में बोली और सिर उठाया, फिर एकदम ठिठक गई। वो यूहा उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जैसे उसे डांट रहा हो। बुरे शब्द मत बोलो, तुम लड़की हो। नानचुचू का सारा गुस्सा पल भर में ठंडा पड़ गया। जो शिकायतें वह पिछले महीने से मन में पाल रही थी, वो सब हवा हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, सच तो है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं शादी करूं या नहीं? हम तुम लौटे तो सही। पोयहा मुस्कुराया। आई एम सॉरी चूचू, मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन इतना लंबा खिंच जाएगा। माफ करना। नंचुकू का मूड तुरंत अच्छा हो गया। उसने चमकती नजरों से पूछा, तो अब चल रहे हो? मैं तुम्हारा 1 महीने से इंतजार कर रही हूं। हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। हम किसी भी वक्त निकल सकते हैं, बस तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा है। ये कहकर उसने मजाकिया ढंग से झुककर सलाम किया। नाचुचू खुश हो गई और बोली, अब ठीक है, तुम्हारा रवैया अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें फिलहाल माफ करती हूँ। आगे तुम्हारे बर्ताव के हिसाब से फैसला लूंगी। हुआ मुस्कुराया। ठीक है, चलो थैंक्स सेक लौटते हैं। मैं एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को दे दूं, फिर हम निकल सकते हैं। हाँ, हाँ। नानचू ने सिर हिलाया और उछलते हुए टैंग सेक्ट की ओर लौट गई। उसे पता नहीं था कि होयुहाव की मुस्कान के पीछे हल्की सी तन्हाई छिपी थी। टैंग सेक्ट लौटकर होयुहाव तुरंत बेबे से मिलने गया। बेबे पहले से बेहतर लग रहा था। आ, सुसैनशी उसका बोझ बोझ बांट लिया था, जिससे उसे फिर से कल्टीवेशन का समय मिला। आखिरकार जाग गए, लिटिल जूनियर ब्रदर। कैसा रहा? कितना प्रोग्रेस हुआ? बेबाई ने प्रसन्नता से पूछा। होयुहाव ने सिर हिलाया। बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसे सभी के लिए दोहरा नहीं सकता। बेबे मुस्कराया। चिंता मत करो, हर किसी का अपना मार्ग होता है। तुम्हारा अलग है, हमारा अलग। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते रहें और शॉर्टकट न लें, तो सभी एक ही मंजिल तक पहुंचेंगे। चुक्षु ने हंसते हुए कहा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, आप तो अब बहुत दार्शनिक बातें करने लगे हैं। सच में टैंग सेक्ट के नेता कहलाने लायक हैं। बेबे भी हंस पड़ा। तुम युहाओ को अपने सेक्ट ले जा रही हो ना? हम इसे बहुत देर से टाल रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कृपया अपने सेक्ट लीडर से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। नंचिक्यू ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही अपनी माँ को बता दिया है, और उन्होंने कहा कि कल्टीवेशन ज्यादा जरूरी है। जब भी युहाओ खाली हो, हम जा सकते हैं। मेरी माँ लगभग आधा महीना पहले ही हमारे सेक्ट वापस लौट गई। मैंने सुना है कि जहां अर्थ ड्रैगन सेक्ट स्थित है, ड्रैगन सिटी, उसे सन मून एम्पायर ने जीत लिया है, इसलिए वह वापस जाकर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालना चाहती है।
इस बार वो हमारे सेक्ट के सारे रिसोर्सेज को निकालकर श्रेक में स्थानांतरित करने वाली हैं। होयुहाओ ये सुनकर कुछ पल के लिए चौंक गया कि सनमून एम्पायर ने ड्रैगन सिटी पर कब्जा कर लिया है। उसने बे बे की तरफ मुड़कर पूछा, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, युद्ध की स्थिति कैसी चल रही है? एक महीना काफी लंबा समय था। हालात पल भर में बदल सकते थे। बेबे ने कहा, चिंता मत जूनियर ब्रदर, स्थिति अभी तक काफी स्थिर है। जब से तुम लोगों ने स्टार लुओ एम्पायर को मिंगडो माउंटेन रेंज की डिफेंसिव लाइन तोड़ने में मदद की है, स्टार लुओ एम्पायर ने सनमून एम्पायर के क्षेत्र पर हर दिशा से हमला शुरू कर दिया है। हालांकि उनकी प्रगति बहुत तेज नहीं है, लेकिन उन्होंने सनमून एम्पायर को इतना परेशान कर दिया है कि उन्हें अपने सैनिकों को वापस बुलाकर अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ी। इससे हेवनली सोल एम्पायर पर दबाव कम हुआ है। हेवनली सोल एम्पायर और डोलिंग एम्पायर की रीइंफोर्समेंट अब मिल चुकी है और वो मिलकर सनमून एम्पायर के दबाव का सामना कर रहे हैं। भले ही सनमून एम्पायर लगातार और ज़मीन जीत रहा है, लेकिन उनकी रफ्तार अब काफ़ी धीमी हो गई है। इससे हमें कुछ समय मिल गया है। हो युहाव ने राहत की सांस ली। लगता था कि स्टारलो एम्पायर की रणनीति प्रभावी रही है। अल्टीमेट डोलो वास्तव में बेहद शक्तिशाली होते हैं, लेकिन डेथ गॉड डोलो अकेले पूरी युद्ध भूमि को कवर नहीं कर सकती। जब वे लोग गए थे, व्हाइट टाइगर ड्यूक ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि वे सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सन मून एम्पायर की कमजोर जगहों पर हमला करेंगे, जहां सैनिक कम है। वे छोटे दलों में बड़ी जगहों पर हमला करते थे। यशस्वी की व्यक्तिगत शक्ति तो बहुत विशाल थी, लेकिन वह हर स्थान पर नहीं हो सकती थी। यही रणनीति अंत में सफल साबित हुई। व्हाइट टाइगर ड्यूक रणनीति और युद्ध कौशल में सनमून एम्पायर के किसी भी कमांडर से कम नहीं था। बे बे ने आगे कहा, हालांकि हालांकि तुम्हें अपने सफर के दौरान सनमून एम्पायर की मुख्य सेनाओं से सामना होने की संभावना कम है, फिर भी सावधान रहना। तुम्हें अर्थ ड्रैगन सेक्ट की लीडर की मदद करनी है ताकि वो सुरक्षित श्रेक सिटी वापस लौट सके। साथ ही उस क्षेत्र के रहस्यमय स्थानों का अन्वेषण करना है। चुक्यू, तुम्हें होयुहाव के साथ ज्यादा नखरे या शरारतें नहीं करनी है, समझी? नहीं तो लौटने के बाद मैं तुम्हें कन्फाइनमेंट में डाल दूंगा। ननचुक्यू ने जीभ बाहर निकाली और बोली, समझ गई एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। क्या आपको नहीं दिख रहा मैं कितनी ओबीडियंट और प्यारी हूं अभी? बेबे ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल हो और हंस पड़ा। तुम ओबीडियंट और लवेबल, भगवान हमारी रक्षा करें। चलो जाओ और अपना सामान पैक करो, फिर निकल सकते हो। ननचुक्यू खुशी से उछलती हुई भाग गई। वह बहुत समय से बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। होयहा वहीं रुक गया। वह जानता था कि बेबे की आंखों में कुछ और भी था जो वह कहना चाहता था। बेबे ने गंभीर स्वर में कहा, युहाओ, अगर मुमकिन हो तो तुम हेवनली सोल एम्पायर जाओ तो ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढने की कोशिश करना। उसकी आंखों में अफसोस और बेबसी थी। उसे पता था कि ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढ पाने की संभावना बहुत कम है। ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट पहले ही उनकी बहुत मदद कर चुका था, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। बस इतना पता चला था कि किसी सोल बीस्ट ने हेवनली सोल एम्पायर में ब्लू सिल्वर एम्परर को देखा था। इसी वजह से बेबे ने युहाओ से यह अनुरोध किया। हो युहाओ ने सिर हिलाया। जरूर एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, क्या आपके पास ब्लू सिल्वर एम्परर के बारे में कोई ठोस जानकारी है? बेबे ने कहा, नहीं, सिर्फ इतना पता है कि ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट में कुछ सोल बीस्ट्स ने हेवनली सोल एम्पायर में उसे देखने की बात कही है, पर कोई सटीक पता नहीं है। ओह हाँ, अगर समय मिले तो सेटिंग सन फॉरेस्ट जरूर जाना। मैंने बिग फर और लिटिल फर को वहीं छोड़ा था। काफी समय हो गया, पता नहीं अब वे कैसे हैं। बिग फर और लिटिल फर वही दो डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बेयर्स थे जिन्हें होयुहाओ और वांगचुअर ने बहुत पहले इविल सोल मास्टर्स से बचाया था। पिछले कुछ वर्षों में वे काफी बड़े और मजबूत हो गए थे। बेबे ने उन्हें सेटिंग सन फॉरेस्ट में छोड़ दिया था जब वह टैंग सेक्ट लौट आया था। होयुहा मुस्कराया। ठीक है, मैं जरूर जरूर देखूंगा। लेकिन बिग फर और लिटिल फर का जिक्र सुनते ही उसे वांगचुअर की याद आ गई, जिसने अपनी जान उसकी खातिर दे दी थी। बेबे ने उसकी ओर देखा और कहा, सही कहा। मैंने सुना है कि तंग वुतोंग तुम्हारे मेडिटेशन के दौरान कई बार मिलने आई थी। क्या तुम उससे मिले? होयोहा कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके मन में तंग वुतोंग के भागने का दृश्य फिर से उभर आया। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं उससे मिल चुका हूं। बेबे कुछ पल सोचता रहा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में रुक गया।
ठीक है। लिटिल जूनियर, रास्ते में सावधान रहना और जितनी जल्दी हो सके लौट आना। अगर ब्लू सिल्वर एम्पर न मिले तो कोई बात नहीं। और हाँ, बिग फर और लिटिल फर को समझा देना कि वे आइस फायर यिन यांग वेल के आसपास की मॉडल हर्ब्स को नुकसान न पहुंचाएं। हुन्युहाव ने सिर हिलाया। दुनिया में उसका अब कोई नहीं था, इसलिए उसके पास ज्यादा पैक करने के लिए कुछ नहीं था। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने, कुछ अतिरिक्त कपड़े, खाना और पानी साथ रखा। उसने अपने साथियों से विदा ली और रात में श्वानजीवन से मिलने गया। अगले दिन सुबह होयुहाव और नानचुचू ने टंगसेक से प्रस्थान किया और हेवनली सोल एम्पायर की ओर निकल पड़े। श्रेक एकेडमी तीनों एम्पायर्स की सीमाओं के पास स्थित थी। ये मूल रूप से हेवनली सोल एम्पायर की भूमि में थी, जबकि ड्रैगन सिटी, जहां अर्थ ड्रैगन सेक्ट था, एम्पायर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित था। उन्हें बस श्रेक सिटी से उत्तर दिशा में उड़ान भरनी थी। होयुहाव और नानचुक्यू ने अपने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स सक्रिय किए और आकाश में उड़ते हुए उत्तर की ओर निकल गए। शहर छोड़ते ही दोनों को एक अजीब सी आज़ादी महसूस हुई। आसमान बेदाग नीला था और नीचे की धरती मानो तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। नानचुच्यू होयुहाव के पास उड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि युहाव में अब कुछ बदल गया है। वह पहले से ज्यादा शांत और परिपक्व लग रहा था, एक रहस्यमयी आभा के साथ। यह अच्छा एहसास था, लेकिन इसी कारण ननचुक्यू के दिल में फिर से उलझन पैदा हो गई, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह अपने दिल को युहाव से दूर रखेगी। क्या यह आदमी कभी साधारण नहीं हो सकता? उसने मन ही मन सोचा। ये गाय उनके लौटने के बाद से ही क्लोज डोर कल्टीवेशन में थी और अभी तक बाहर नहीं आई थी। चुचू जानती थी कि गई जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि वह होयुहाव को न देखे और उसके प्रति अपने दिल को काबू में रख सके। चुचू खुद भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन वह अकेलेपन को झेल नहीं पा रही थी। ऊपर से उसे होयुहाव को अर्थ ड्रैगन सेक्ट तक ले जाना था। दिल के किसी कोने में उसे अब भी उम्मीद थी, शायद इस यात्रा में कुछ बदल जाए। ऐ सुनो, तुम इतने चुप क्यों हो? नंचू क्यों आखिरकार खुद को रोक न पाए। लगभग 1 घंटे उड़ने के बाद उसने पूछा। होयुहाव अब भी बहुत शांत और सहज भाव से उड़ रहा था। उसने मुड़कर पूछा, क्यों? क्या बात करनी है? हवा बहुत तेज है, बात करने में सोल पावर बर्बाद होगी। नंचुक्यू चिढ़ गई। तो होने दो, बात तो करनी चाहिए, वरना कितना बोरिंग लगेगा। होयुहाव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बात करते हैं। किस बारे में? नंचुचू कुछ पल सोचकर बोली, तुम्हें अपने डीप मेडिटेशन से क्या हासिल हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर ब्रेक थ्रू कर गए हो और रैंक 80 तक पहुंच गए हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में शर्म से डूब जाऊंगी। होयुहाव ने सिर हिलाया, नहीं, इतना जल्दी नहीं। सोल पावर बढ़ाना लगातार एक्यूमुलेशन का काम है। भले ही मैं दूसरों से तेज प्रगति करता हूं, लेकिन रैंक सी तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। अभी थोड़ा समय और लगेगा। नंचुक्यू ने शक की नज़रों से कहा, हमारे अर्थ ड्रैगन सेक्ट में मेरे सीनियर्स कहते हैं कि रैंक 70 से ऊपर जाना बहुत कठिन होता है, लेकिन तुम्हें सुनकर लगता है जैसे तुम्हारे लिए तो ये बस समय की बात है। हुओयुहाव ने हल्की झुंझलाहट में कहा, तुम्हारे स्तर तक पहुंचने पर तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन च्यू, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अपने स्पिरिचुअल पावर पर ध्यान दो। भविष्य में जब तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी तो स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़रूरी होगी। अगर वह पर्याप्त नहीं हुई तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। यह वही बात थी जो होयुहाव ने अपनी सोल कोर पूरी करने के बाद सबसे अच्छी तरह समझी थी। उसकी इमेंस स्पिरिचुअल पावर ने उसकी सोल पावर की कमी को पूरा किया था। इसके अलावा मजबूत स्पिरिचुअल पावर की सबसे बड़ी खासियत थी सोल कोर की स्थिरता। हुओयुहाव अभी सोल सेज था। हालांकि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स थे और वह दूसरों से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह सोल सेज ही था। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर उसकी सोल पावर से बहुत अधिक थी, और इसी वजह से उसका कंट्रोल किसी भी सोल सेज से कहीं बेहतर था। यही कारण था कि वह इस बार सोल कोर को सफलतापूर्वक बना पाया। वह जानता था कि जब वह अपना दूसरा सोल कोर फ्यूज करेगा तो उसे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता होगी। कोई भी सोल मास्टर जो सोल कोर्स को फ्यूज करना चाहता है, उसे स्पिरिचुअल पावर की शील्ड की जरूरत होती है। इसलिए स्पिरिचुअल पावर उसके भविष्य के एडवांसमेंट की कुंजी थी। एल्डर श्वान अपने दूसरे सोल कोर को फ्यूज करके अल्टीमेट डोलो क्यों नहीं बन पाए? इसका एक बड़ा कारण था स्पिरिचुअल पावर की कमी, साथ ही अवसर और भाग्य की भी। हर असफल प्रयास के बाद उन्हें लंबा समय लगता था खुद को स्थिर करने में।
और बार बार की असफलता आत्मविश्वास को तोड़ देती है। ये किसी भी सोल मास्टर के लिए सबसे डरावनी चीज होती है। नंचुक्यू ने उसे ध्यान से देखते हुए बुदबुदाया, तो फिर मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर कैसे बढ़ाऊं? मैं तो स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर नहीं हूं। क्या बस अपनी सोल पावर को नियंत्रित करने की कोशिश करती रहूं? हुयुहा मुस्कुराया और बोला, कल्टिवेशन में शॉर्टकट्स नहीं होते, लेकिन हाँ, कुछ तरीके हैं जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नंचुचू की आंखें चमक उठीं। कौन से तरीके? वह और मजबूत बनने को लेकर हमेशा उत्साहित रहती थी, और खासकर टांग सेक जैसे स्थान में, जहां हर कोई प्रतिभाशाली था, पीछे रह जाना उसके लिए सबसे बड़ा डर था। हो युहाओ ने कहा, उदाहरण के तौर पर ऐसे। उसने नंचुचू की ओर देखा और अचानक उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी हो गई। नंचू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों में दो काले भंवर घूम रहे हों। उसके शरीर पर एक अजीब और डरावना दबाव उतर आया जिसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसे अपने आत्मा स्पिरिट में एक हल्की कंपकंपी महसूस हुई, और डर के मारे उसने तुरंत अपनी सोल पावर इकट्ठा करके उस दबाव का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि ये व्यर्थ है, क्योंकि यह दबाव सोल पावर से नहीं बल्कि शुद्ध स्पिरिचुअल पावर से आ रहा था। वह दबाव इतना प्रबल था कि ननचुक्यू बोल भी नहीं पा रही थी। उसका फ्लाइंग टाइप सोल टूल अस्थिर हो गया, और वह हवा में लड़खड़ाई लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। तभी वह दबाव अचानक गायब हो गया, और ननचुक्यू को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई विशाल पर्वत हट गया हो। उसने गहरी सांसें लीं और उड़ान को संभालने की कोशिश की। वह गुस्से में हुई पर चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? हुईहा मुस्कुराया और बोला, यह स्पिरिचुअल पावर का अभ्यास करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर किसी भी समय तुम मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर का मुकाबला कर सको, तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी अपनी शक्ति एक नए स्तर तक पहुंच गई है। ऐसा ट्रेनिंग करना बहुत दुर्लभ मौका है। तुमने खुद कहा था कि सफ़र बोरिंग है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाकर तुम्हारी मदद कर दूं। हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। मुझे नहीं। वह चाहिए भी नहीं बोल पाई थी कि वही भारी स्पिरिचुअल प्रेशर फिर से उसके ऊपर उतर आया। हालांकि नंचुक्यू पहले से थोड़ी तैयार थी, लेकिन वो युहाओ की प्रबल स्पिरिचुअल पावर के सामने वह फिर से असहाय हो गई। इस बार तो वह बुरी तरह से नीचे गिरने लगी। वो युहाओ ने समय रहते उसे हवा में पकड़ लिया ताकि वह घायल न हो जाए। जब तक उसने खुद को संभाला और स्थिर किया, तब तक वह दबाव फिर से लौट आया। मैं अब कुछ नहीं करूंगी। अगर हिम्मत है तो मुझे नीचे फेंक दो, नंचुचू गुस्से से चिल्लाई। कई बार के दबाव के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी। वह थकान से चूर होकर नीचे जमीन की ओर उतर आई। हो युहाओ को मजबूरन उसके साथ जमीन पर उतरना पड़ा। ननचुक्चू ने जैसे ही जमीन पर पांव रखा, गुस्से में हो युहाओ को लात मारी। हो युहाओ हल्के से साइड में हट गया और बोला, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। छी! तुम बस मौका देखकर बदला ले रहे हो। ननचुक्यू ने नाराजगी भरी नजरों से उसे घूरा। हो युहाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, लगता है मैं तुम्हारे बारे में गलत था। गलत? किस बात में गलत? ननचुक्यू ने हैरानी से पूछा। मैं हमेशा सोचता था कि तुम बहुत मजबूत लड़की हो। अगर कोई और इस ट्रेनिंग को सहन नहीं कर पाता, तो मुझे यकीन था कि तुम कर लोगी। ये तुम्हारे भविष्य में टाइटल डोलुओ बनने के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन लगता है मैं गलत था। तुम भी एक साधारण लड़की जैसी हो। कोई बात नहीं, मैं अब और दबाव नहीं दूंगा। तुम ध्यान लगाओ और आराम करो, फिर हम अर्थ ड्रैगन सेक की ओर बढ़ेंगे। उसने निराशा से सिर हिलाया और दूसरी ओर देखने लगा। नंचुक्यू की भौहें तन गई। किसने कहा मैं ही सह सकती? मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत बुरे हो। ऐसा लग रहा था जैसे तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। हुईहाव ने हल्की झुंझलाहट से कहा, मैं इतना फालतू नहीं हूं। अगर कोई कोई और मुझसे खुद आकर भी कहे तो भी मैं ये नहीं करता। ननचुक्यू ने होंठ फुलाकर कहा, ठीक है, तो मुझे थोड़ा वक्त दो। मत सोचना कि मैं तुम्हारे आगे झुक जाऊंगी। हुईहा मुस्कुराया, साबित कर दो। ननचुक्यू ने जमीन पर पैर मोड़कर ध्यान लगाना शुरू किया। उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की ज्वाला थी। हुयाओ ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और सोचा, इसे उकसाना ही सबसे अच्छा तरीका है। ये जानती भी होगी कि मैं उसे भड़का रहा हूं, फिर भी फंस जाएगी। अर्थ ड्रैगन सेक्ट ने टैंग सेक्ट के साथ गठबंधन मजबूत करने के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन दे दिए थे।
बेबे ने हुओ युहाओ से कहा था कि टैंग सेक्ट को किसी न किसी तरह उनकी मदद का बदला चुकाना चाहिए। अर्थ ड्रैगन सेक्ट शीर्ष संप्रदायों में नहीं गिना जाता था, लेकिन वह एक पुराना और शक्तिशाली संप्रदाय था। नैन शुई शुई के सहयोग से टैंग सेक्ट की ताकत और बढ़ गई थी। अर्थ ड्रैगन सेक्ट के सैकड़ों शिष्य अब भी नाम से उसी संप्रदाय के थे, लेकिन नन शुई शुई ने खुलकर कहा था कि यदि कुछ भी होता है तो पूरा अर्थ ड्रैगन सेक्ट टैंग सेक्ट के साथ रहेगा। टैंग सेक्ट ने भी उनकी ईमानदारी का जवाब ईमानदारी से दिया था। अर्थ ड्रैगन सेक्ट के लगभग एक तिहाई शिष्यों ने सफलतापूर्वक स्पिरिट से फ्यूजन कर लिया था, जो किसी भी संप्रदाय के लिए बड़ी उपलब्धि थी। होयुहाओ को एहसास हुआ कि नन शुई शुई और नन चुक्यू का यह सहयोग वास्तव में एक उपहार की तरह है, खासकर उसके लिए। अगर उस रहस्यमयी जगह में सच में कोई दुर्लभ आइस टाइप मेटल मिला, तो वह उसके ह्यूमन शेप्ड सोल टूल की समस्याओं को हल कर सकता था। ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स आमतौर पर सामान्य सोल मास्टर्स के लिए ठीक होते हैं, लेकिन हुओ युहाओ का अल्टीमेट मार्शल सोल बहुत प्रबल था। सामान्य रेयर मेटल्स उसकी अल्टीमेट आइस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते थे। नंचुक्यू का रिकवरी स्पीड तेज था। लगभग 1 घंटे बाद वह ऊर्जा से भरी उठ खड़ी हुई। तैयार हो? अब मत कहना कि मैंने तुम्हें अचानक पकड़ा। होयुहाओ ने हाथ पीछे बांध लिए और मुस्कुराते हुए कहा। नंचुक्यू ने गर्व से कहा, आओ, सावधान रहो। होयुहाओ ने कहा, और उसकी आंखें फिर से गहरी और रहस्यमयी हो गईं। इस बार उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत कोमल था, लेकिन धीरे धीरे नानचुक्यू पर उतरने लगा। नानचुक्यू ने इस दबाव को महसूस किया और पूरे ध्यान से उसका सामना करने लगी। शुरू में उसे लगा कि यह उतना प्रबल नहीं है, और उसके चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आई। मुझे पता था, मैं बस हवा में घबरा गई थी। वरना तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, जब तक तुम सोल स्किल्स का इस्तेमाल न करो। हुओयुहाओ ने शांत स्वर में कहा, ध्यान दो। और उसी के साथ उसका स्पिरिचुअल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ननचुचू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके होंठों से हल्की सांसें निकलने लगीं। होयुहाव शांत खड़ा था, उसकी आंखें भी नहीं झपक रही थीं, और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ननचुचू को सामने भ्रम दिखाई देने लगे, सांसें भारी हो गई, और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उसकी आत्मा को दबा रहा हो। नहीं, मुझे हारना नहीं है, उसे मुझ पर हावी नहीं होने दूंगी। उसने दांत भींचे, और अचानक एक चिल्लाहट के साथ उसके शरीर से हल्की गुलाबी रोशनी निकलने लगी। रूज ड्रैगन, उसका मार्शल सोल, स्वतः प्रकट हो गया। गुलाबी हीरे के आकार का क्रिस्टल उसके माथे पर चमका, और उसके शरीर की स्पिरिचुअल पावर ने मार्शल सोल के साथ मिलकर हुओयुहाओ के दबाव का विरोध करना शुरू किया। लेकिन तभी हुओयुहाओ का स्पिरिचुअल प्रेशर और बढ़ गया। दबाव इतना तीव्र हो गया कि ननचुचू का पूरा शरीर कांप उठा। क्या उसकी स्पिरिचुअल पावर सच में इतनी भयानक हो गई है? वह मन ही मन कांप उठी। वह जानती थी कि हुओयुहाओ ने अभी तक अपना मार्शल सोल इस्तेमाल नहीं किया था। यह सिर्फ उसकी शुद्ध स्पिरिचुअल पावर थी। हालांकि ननचुक्यू एक सोल एम्परर थी, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा। गुलाबी ड्रैगन स्केल्स उसके पूरे शरीर पर फैल गई, पर वे भी उस मानसिक दबाव को नहीं रोक पाई। नहीं, मैं संभल सकती हूँ। उसकी जिद ने उसे मजबूती दी, ठीक वैसा ही जैसा हुओयुहाओ ने सोचा था। उसे उकसाना ही सबसे आसान तरीका है। समय बीतता गया, हुओयुहाओ का स्पिरिचुअल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह खुद भी आश्चर्यचकित था कि इंचू इतने लंबे समय तक टिक सकी। 1 घंटा बीत चुका था, और उसने अपनी कुल शक्ति का 60% उपयोग किया था। यह 60% कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक 8 रिंग्ड सोल डुलो के स्पिरिचुअल प्रेशर के बराबर था। जब से होयुहाओ ने अपना सोल कोर पूरा किया था, उसकी स्पिरिचुअल पावर का स्तर एक ट्रांसेंडेंट डुलो जितना हो गया था। उसकी रिकवरी स्पीड और नियंत्रण भी उसी अनुपात में बढ़ गया था। ये बात अपने आप में बड़ी थी कि ननचुक्यू इतनी देर तक उस दबाव को सहन कर पा रही थी। धीरे धीरे उसके होंठों से खून की पतली लकीर बह निकली। उसकी आंखें और पुतलियां सुस्त हो गई, लेकिन उसकी अडिग इच्छा शक्ति उसे अब तक संभाले हुए थी। तो चलिए, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।